हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर आपके पास में कर रहे हैं कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर AS21 के हम इलस्ट्रेशन ICM मॉड्यूल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली स्टार्ट कर चुके हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर हम 4 पे आए थे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके पास में। मैं बता दूं कि सर ऐसे जितने भी चैप्टर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक हमने प्रोवाइड करे हैं, इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आपके पास कि ए लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहते हैं एक्वायर करती है। ए लिमिटेड करके कंपनी है, वो एक्वायर कर रही है। ठीक है, 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है जी, तो ए लिमिटेड ने एक्वायर किया तो ए लिमिटेड क्या हो गई सर? होल्डिंग कंपनी। और बी लिमिटेड क्या हो गई सर? सब्सिडरी कंपनी। और ऑब्वियसली 50% से ज़्यादा आपके पास में होल्डिंग है, इसलिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का यहाँ पे रोल आ जाता है। कितना परसेंट है सर? 70% है आपके पास में। ठीक है, तो ए लिमिटेड ने 70% शेयर होल्डिंग कर ली है बी लिमिटेड में। कहता है कि सर जो ये 70% परचेज़ किया, कहता है सर 10 लाख रुपीज़ की कॉस्ट पे परचेज़ करा है, कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज़। मतलब कि ये 70% शेयर परचेज़ करने के लिए ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपए पे करे हैं। किसको सर? बी लिमिटेड को। कहता है जब एक्वायर किया वो डेट आपके पास में थी 1/4/2001। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग का ही था डेट आपके पास में, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपने परचेज़ कर लिया। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ कहता है कि सर बी लिमिटेड में जो हमने परचेज़ करा, तब कहता है कि बी लिमिटेड के पास, आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी उस टाइम पे? कहता है 10 लाख थी। ठीक है, उसी डेट को कह रहा है। ठीक है, जब हमने परचेज़ करा उसी डेट को आपके पास में कैपिटल कितनी थी बी लिमिटेड के पास? 10 लाख रुपये। और रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास में कह रहा है 80,000 आपके पास में। ठीक है, तो टोटल इतनी चीज़ें कही। इसके बाद कहते हैं 4 कंसेक्यूटिव ईयर आपके पास में, 4 कंसेक्यूटिव ईयर मतलब कि अगले आपके पास में 4 साल, जैसे ही परचेज़ किया उसके बाद के 4 साल की बात कर रहे हैं। कहता है बी लिमिटेड जो है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बिजनेस में लॉस हो रहा है, उनको सफ़र लॉस। कहता है पहले साल आपके पास में लॉस हुआ 2,50,000 का, दूसरे साल लॉस हुआ 4 लाख का। ठीक है, इसके बाद आपके पास में 5 लाख 5 लाख रुपीज़, इसके बाद 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल 4 साल बैक टू बैक आपके पास में लॉस हो रहा है। और कहता है जब 2005 और 6 आया तो ऑब्वियसली 2005 और 6 ही आएगा, सीधी सी बात है। 2001 2 2 3 3 4 4 5, तो अब आया कौन सा सर? 5 6। तो 5 6 की बात कर रहा है। कहता है 5 6 में जब हम आए तो कंपनी ने टर्न अराउंड कर लिया, SM का लैंग्वेज। ठीक है, SM में ये वर्ड पढ़ चुके होंगे आप, टर्न अराउंड। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी ना ये SM पढ़ रहे हैं हम आपके पास में। तो टर्न अराउंड यहाँ पे हो चुका है। और कहता है कि अब से वो प्रॉफिट कमाने लगी। 2005-6 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया 50,000। कहते हैं इन द नेक्स्ट 2 ईयर, उसके बाद के भी 2 साल आपके पास में, 2 साल की बात कर रहा है। कहता है वहाँ पे भी हमने प्रॉफिट कमाया, एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट चालू हो गया 1 लाख रुपये और 1,50,000। ठीक है, कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए और बताइए, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए। कहता है कि ईच ईयर के लिए आपको बताना है। ठीक है, हर एक साल के लिए आपको ये चीज़ बतानी है। तो हर एक साल के लिए बतानी है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर साल के लिए बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कौन सा ईयर है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, या फिर PNL आप कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी उस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 कॉलम बनाई हमने और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करना पड़ेगा, तो करंट हमने जो परचेस किया उस टाइम का सबसे पहले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड PNL ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉस हो रहा है, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है, उसकी बात तो बाद में करेंगे। जब परचेस किया उस टाइम पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपके पास में अमाउंट कितना जा रहा था, वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। वहीं से तो स्टार्टिंग करेंगे, जहाँ से एक्वाजिशन हुआ है वहीं से स्टार्टिंग होगा ऑब्वियसली आपके पास में।
तो जब से एक्वाजिशन करा है, एक्वाजिशन कब करा है, कहता है 1/4 स्टार्टिंग में, बेसिकली 1/4 को, ठीक है। तो इस टाइम को आपके पास में देखना है कि कितना यहाँ पे आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आपके पास में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिकली कह सकते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए क्या चीज़ होती है, कहता है सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी भी है आपके पास में, जितनी भी शेयर कैपिटल है बेसिकली, और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों चीज़ें जितनी भी है सब के सब यहाँ पे टोटल लगा लो, और सब्सिडी का जितना शेयर होल्डिंग बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपके पास में कहता है कि सर जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल सी बात क्या है, कहता है आप एक काम करिए, जितनी भी शेयर कैपिटल है, ठीक है, जितनी भी रिजर्व एंड सरप्लस है, सारा का सारा ले लो। तो एक्विजिशन 1/4 को किया है, शेयर कैपिटल आपके पास में है 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख लिख देंगे, 10 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है, एक्विजिशन की टाइम पे देखना है, सीधी सी बात है, जब एक्विजिशन किया उस टाइम पे कितना है वो आपको देखना है, शुरुआत वहीं से होगी बेसिकली जब एक्वायर किया। तो कहता है 10 लाख और आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 है, तो टोटल आपके पास में 10,80,000 हो गया। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, जो आपके पास में सब्सिडरी के पास अब बच गया। सब्सिडरी के पास कितना शेयर होल्डिंग बच गया, कहता है 70% तो होल्डिंग ले गया, तो बचा कितना, 30% अब सब्सिडरी के पास बचा है। तो टोटल करिए उसका 30% करिए, कितना अमाउंट आ रहा है, कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना आ जाएगा आपके पास में। तो कहता है 10 लाख आपके पास इंटू 10 लाख प्लस 80,000 भी है, और इंटू आपके पास में 30%, तो ये आपके पास में आएगा 3,24,000। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, ये आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। और यही चीज़ का 70% मतलब कि कॉस्ट ऑफ आपके पास में आपके पास में कंसोलिडेटेड पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि 70% किसके पास गया है, होल्डिंग के पास, तो वो कंसोलिडेटेड में चला जाएगा। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो 30-70 के रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट लिख देंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके पास में आ गया, ठीक है। तो वर्किंग नोट इन लोगों ने बता रखी है, तो वर्किंग नोट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन वो कर रखे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 3 लाख आपके पास में 30% यहाँ पे ले रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे 70% किसका सर, आपके पास में होल्डिंग कंपनी का। तो ये चीज़ आपके पास में हो गई, या तो आप पहले से ही उसका 30% लीजिए, या फिर टोटल करके फिर लास्ट में 30% कर दीजिए और आपके पास में आंसर आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी में बाकी का रिमेनिंग जो बच गया वो होल्डिंग कंपनी का रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिमेनिंग बच गया वो होल्डिंग कंपनी का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, और यहाँ पे मैंने बता दिया, कहाँ गया, ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना आपके पास में, ठीक है। बाकी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो बाकी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ध्यान रखने वाली बात है कि अपनी कॉस्ट में से माइनस करके अमाउंट निकाल लेना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछा है, दो चीज़ें आपको पूछिए, कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालिए। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में तो सीधी सी बात है, इसका 70% कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में बेसिकली। तो 70% तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, लिखिए तो ही समझ आएगा। कहते हैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, वो लिखिए आपके पास में, जितने भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पड़ी, कितने में पड़ा, 10 लाख रुपए में कह रखा है, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे जो आप में वो 70% आपकी हिस्सेदारी रही, वही चीज़ मैंने कही, 70% आपके पास में होल्डिंग कंपनी का है। तो वही चीज़ आपको करनी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व प्लस का आपके पास में 70%, तो 10 लाख प्लस 80,000 इंटू 70%, तो आपके पास में कितना आ गया सर, ये 70% वगैरह करके आप जो है निकालेंगे तो 7,56,000, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो जैसे ही ये माइनस करेंगे आपके पास में, तो आंसर आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है, गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है तो माइनस में दिखा देंगे, गुडविल है तो प्लस में, सीधी सी बात है। तो 10 लाख में से माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 244,000, ठीक है।
244,000, ये आपके पास में आ गया आंसर। तो आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का आ गया। ठीक है, तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दिया, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, वो हमने कॉलम बनाया। तो बेसिकली 4 कॉलम अभी तक बनाए। सबसे पहले ईयर यहाँ पे लिखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए कॉलम बनाए, कंसोलिडेटेड पीएनएल के लिए एक कॉलम बनाए, और आपके पास में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले लिख देंगे 244,000, और आपके पास में क्लियर। ठीक है, आपके पास में ये चीज़ें क्लियर है, 324,000 और 244। ठीक है, अब यह क्या लिखा है अभी पता चल जाएगा। देखिए, अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट होगा, और बिजनेस जैसे ही स्टार्ट हुआ पता चला कि सर 250,000 का यहाँ पे लॉस हो गया। पहले ही साल आपके पास में क्या हुआ सर, जैसे ही साल ख़त्म हुआ 250,000 का लॉस हो गया। तो जैसे ही आपके पास में ये स्टार्टिंग है, पहले साल की स्टार्टिंग। ठीक है, ये पहले साल की स्टार्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी साल में आपने लॉस किया है, जैसे ही एंड आया आपने लॉस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, लॉस करना स्टार्ट कर दिया। कितना लॉस किया, 250,000 यहाँ पे मैंने बता दिया। तो 250,000 माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट का एक कॉलम बनाते हैं, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जो क्वेश्चन में गिवन होती है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना रहे। तो हम लिखेंगे सर कि ईयर एंडेड, मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, मतलब कि एक दो कहते हैं एंड में हमारे पास में पता चला 250,000 का लॉस किया। ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, पहली 2 कॉलम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरी और चौथी कॉलम, ये तीसरी कॉलम और ये चौथी कॉलम, ये 2 कॉलम कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जिसकी वर्किंग नोट आप दिखा सकते हैं आपके पास में। तो कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास में जितना परसेंट है। मैंने कहा था सर प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट भी बटेगा, लॉस करते हो तो लॉस भी कटेगा। ठीक है, तो आपके पास में लॉस भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, पिछले इलस्ट्रेशन में ही कहा था आपके पास में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही बटेगा, अगर लॉस हुआ है तो भी होल्डिंग कंपनी अपने परसेंटेज के हिसाब से लेगा लॉस। तो यहाँ पे कहा है सर 250,000 का है, लॉस हुआ है इस बार। ठीक है, तो 30% कौन लेगा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सो मतलब कि सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी का वो क्या होता है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और होल्डिंग कंपनी का क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कहते हैं आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है 250,000 का 30% लेगा। तो 30% करेंगे, आपके पास में पता चल जाएगा। ये लॉस कौन ले जाएगा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपके पास में ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ था 3,24,000 का, 75,000 का लॉस हुआ, सीधी सी बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, सीधी सी बात है आपके पास में 249,000। ठीक है, आपके पास में माइनस करें 3,24,000 में से 75,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना, 249,000। अब आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रॉफिट कितना बचा हुआ है सर, फर्स्ट ईयर के एंड में अब प्रॉफिट कितना बचा है, 249,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। कहते हैं कि सर ये तो 30%, 70% कहाँ जाएगा, 70% कौन बियर करेगा, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का क्या होता है सर, होल्डिंग कंपनी की 2 चीज़ होती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपके पास में पीएनएल, और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर लिया आपने, जो ये लॉस और प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल में जाता है। तो कहता है जो 70% बच गया आपके पास में वो कंसोलिडेटेड पीएनएल में डाल दो, लॉस हुआ है पीएनएल में। ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में, तो ये होल्डिंग कंपनी की ओर से बनता है, ये सब्सिडरी की ओर से। ठीक है, तो ये 70% पार्ट है, ये 30% पार्ट है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करें 2,50,000 इंटू 70%, तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 175,000, या फिर बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है आपके पास में। तो अभी आपके पास में प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, कहते हैं 249,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 249,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। कहते हैं आपके पास में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे पता चला कि सर दूसरे साल भी 4 लाख रुपीज़ का लॉस किया है। दूसरे साल भी आपने क्या किया है सर, 4 लाख रुपीज़ का आपने क्या किया है, लॉस किया है। तो 4 लाख रुपीज़ का लॉस किया है, तो माइनस कर देंगे सर,
क्या 4 लाख पूरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से माइनस हो गया? आंसर इज नो। कहते हैं कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन 30% से, क्योंकि उसका अभी हिस्सेदारी कितना है सर? ओनली एंड ओनली 30%। तो कहते हैं 30% लेंगे 4 लाख रुपीज़ का, आपके पास में 30%, कहता है 1,20,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा। तो 1,20,000 से आपका जो भी प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कम होके आपके पास में अब बच गया 129,000। पहले 249,000 हुआ करता था सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में। सेकेंड ईयर का एंड हुआ तो पता चला कि सर 1,20,000 का लॉस हमें बियर करना है। तो बियर करते करते अपना प्रॉफिट हो गया, अब बच के 1,29,000। और बाकी का जो 70% है 4 लाख रुपीज़ का 70%, वो कहाँ जाएगा सर? होल्डिंग कंपनी बियर करेगा, कंसोलिडेटेड आपके पास में P&L में चला जाएगा। तो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा। तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास में। ठीक है सर। इसके बाद कहता है आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में लॉस हुआ 5 लाख रुपए का। तो 5 लाख रुपए का हुआ, सीधी सी बात है 30-70 के रेशियो में बांट दो। वापस से लॉस हुआ थर्ड ईयर के एंड में। तो कहते हैं 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, 30% माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्सा जाएगा, 70% कंसोलिडेटेड P&L में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो प्रॉफिट ही रहता है, P&L वगैरह बैलेंस शीट वगैरह तो है नहीं, प्रॉफिट को कम कर देगा ये। इस बार कहता है कि सर 21,000 लॉस हो गया क्योंकि प्रॉफिट अपने पास सफिशिएंट नहीं था, वो लॉस आ गया। तो यहाँ पे आपके पास में लॉस हो गया और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 21,000 का लॉस है आपके पास में। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? कहता है AS21 इसकी ट्रीटमेंट बताता है। यहाँ पे आपके पास में मेन पॉइंट है। अभी तक तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था, यहाँ पे तो हर एक स्टूडेंट को आता ही है इतना चीज़ें। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, कहता है AS21 यहाँ पे एक चीज़ कहता है, AS21 एक चीज़ कहता है अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लॉस आ गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 21,000 का लॉस आ गया, तो अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लॉस आ जाता है बेसिकली, तो वो लॉस को आपको ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कभी भी आपके पास में AS21 कहता है कि कभी भी आपके पास में लॉस नहीं दिखा सकते। या तो अमाउंट ज़ीरो बताइए या फिर पॉजिटिव अमाउंट बताइए, मतलब कि प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट दिखा सकते हैं या फिर अमाउंट ज़ीरो दिखा सकते हैं, लॉस नहीं दिखा सकते, AS21 कहता है। AS21 ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर बाई चांस कभी कभार लॉस आ भी गया, तो वैसे हमने जैसे पहले बताया कि लॉस तो दिखा नहीं सकते, तो लॉस आ गया तो क्या करेंगे? तो AS21 इसकी ट्रीटमेंट बता रहा है। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लॉस होता है तो आपके पास में तो जो ये 21 लाख रुपीज़ का लॉस होता है, कहते हैं कि सर ये आपको अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिख रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनस अमाउंट दिख रहा है, तो बेसिकली आपको ये ट्रांसफ़र कर देना है होल्डिंग कंपनी को। AS21 कहता है कि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कोई माइनस अमाउंट दिख रहा है तो वैसे तो एज़ पर रूल दिखा नहीं सकते, या तो अमाउंट ज़ीरो दिखाइए या फिर प्रॉफिट दिखाइए। तो कहते हैं कि अगर लॉस दिख रहा है तो पूरे का पूरा लॉस जो है कौन बियर करेगा सर? आपके पास में बियर करेगा होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो पूरे का पूरा लॉस जो है वो आपके पास में होल्डिंग कंपनी को दे दो और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप जो है कर दीजिए ज़ीरो। ये चीज़ आपके पास में बन जाती है। कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आपको क्या कर देना है सर जी? ज़ीरो कर देना है। ठीक है, पूरे का पूरा लॉस जो है ट्रांसफ़र कर देंगे किसको सर? होल्डिंग कंपनी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, पूरे का पूरा लॉस जो है किसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करा है? आपके पास में होल्डिंग कंपनी को। तो पहले से ही आपके पास में 5 लाख जो है उसके 30 और 70% में तो बटा ही बटा। तो होल्डिंग कंपनी के हिस्से में ईयर 3 के एंड में कितना लॉस आया? कहता है कि सर 3,50,000। तो एज़ पर रूल आपके पास में जो शेयर था उसके हिसाब से आया, वो तो आया ही आया। ठीक है, प्लस आपके पास में जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से जो माइनस अमाउंट आ रहा था, और एज़ पर AS21 माइनस अमाउंट दिखा नहीं सकती, या तो ज़ीरो दिखाइए या फिर पॉजिटिव दिखाइए। तो कहते हैं ये भी आपके पास में क्या होगा? ये भी हमें बियर करना पड़ा होल्डिंग कंपनी को। तो कहता है टोटल लॉस कितना बियर करना पड़ा 3 ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में? तो थर्ड ईयर के एंड में होल्डिंग कंपनी को आपके पास में लॉस बनता है 3,71,000, 3,71,000। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर जी अब यहाँ पे बियर हो चुका है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 21,000 ऐड करके सीधी सी बात है अमाउंट नील कर दो।
नील बेसिकली क्या है सर, जो लॉस हुआ वो ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमारे पास में कुछ बचा नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, ना लॉस ना आपके पास में प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो ट्रांसफ़र हो गया किसको सर, होल्डिंग कंपनी को। ठीक है, तो थर्ड ईयर का काम ख़त्म। अब फोर्थ ईयर में देखते हैं, कहते हैं फोर्थ ईयर में भी लॉस है 1,20,000 का। ठीक है, तो 1,20,000 एज़ पर रूल बटेगा सर 30 और 70 के रेशियो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेंगे पहले 2 कॉलम में कि ईयर आपके पास में 4-5 और 1,20,000 का लॉस हुआ, तो उसका 30-70 रेशियो कर देंगे, 36,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आपके पास में होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड P&L। लॉस बांट दिया, अब आपके पास में देख रहे हैं सर प्रॉफिट आपके पास में कोई बचा हुआ, आंसर इज़ नो, लास्ट ईयर हमने 0 कर दिया था, प्रॉफिट तो कुछ था नहीं, लॉस ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो आपके पास में बैलेंस जो है वो 0 है और इस साल आपके पास में लॉस हो गया, तो प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, सीधी सी बात है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या अमाउंट दिख रहा है, 36,000 माइनस दिख रहा है, पहले का कोई प्रॉफिट है नहीं, तो अभी 36,000 का लॉस दिख रहा है। एज़ पर वापस से AS21 आ जाएगा। AS21 क्या कहता है, आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कभी भी लॉस नहीं दिखा सकते, अगर लॉस आ रहा है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसको सर, होल्डिंग कंपनी को। तो कहते हैं कि सर होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दो, और फिर फोर्थ ईयर के एंड में आपके पास में होल्डिंग कंपनी के पास 84,000 तो एज़ पर रूल हिस्सेदारी के हिसाब से लॉस तो आ ही रहा था, प्लस माइनॉरिटी से जो भी ट्रांसफ़र हुआ टोटल आपको लॉस कितना बियर करना पड़ेगा, 1,20,000, ये होल्डिंग कंपनी के नाम चला गया। और जैसे ही लॉस होल्डिंग कंपनी ने ले लिया, आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट वापस से क्या बन गया सर, नील। ठीक है, वापस से क्या बन गया सर, नील, आपके पास में ख़त्म। कहता है एक और कॉलम बनाते हैं हम, एक और कॉलम किस चीज़ की बनाते हैं, कहते हैं माइनॉरिटी से जो भी हमने लॉस बियर किया, मतलब कि जो होल्डिंग कंपनी जो बॉन्ड करती है आपके पास में बियर करती है, वो लॉस के लिए एक कॉलम बनाते हैं। क्यों कॉलम बनाते हैं थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, एक कॉलम बनाना है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, दूसरी कॉलम बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कॉलम बनाइए जहाँ पे साइड में लिखते जाइए कि कौन से साल में आपने जो है, जिस भी साल आपने बियर किया उस साल के सामने जो भी लॉस आपने बियर किया होल्डिंग कंपनी ने, वो अमाउंट लिखते जाइए बस। कहता है कि सर 3 में आपने जो है 21,000 लॉस बियर किया, अपने हिस्से पे ले लिया, और 4 में आपने 36,000 का अपने हिस्से में ले लिया। ठीक है, तो टोटल आपने कितना बियर किया, तो 21 प्लस 36 मतलब कि 57,000 का लॉस माइनॉरिटी का खुद से बियर कर लिया। ठीक है सर, ट्रांसफ़र से। ठीक है, AS21 कहता था इसलिए। अब आगे क्या कहता है सर, 5-6 जैसे ही आया, कहता है प्रॉफिट के दिन आ चुके, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने जैसे कि कहा प्रॉफिट होता है लॉस होता है, अपने वो रेशियो में ही बढ़ जाएगा 30-70 के हिसाब से। तो सबसे पहले बताएंगे सर 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इसका 30% करेंगे सर, 50,000 का 30% आपके पास में माइनॉरिटी में चला जाएगा और 35,000 कंसोलिडेटेड P&L में बेसिकली होल्डिंग का बन जाएगा। अब जैसे ही 15 आपके पास में दिख रहा है प्लस, माइनॉरिटी में तो पहले से कोई बैलेंस है ही नहीं, 0 कर दिया था, अब 15 का बैलेंस आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, प्लस अमाउंट। अब जैसे ही ये होता है यहाँ पे भी आपके पास में AS21 आ जाता है, बेसिकली यहाँ पे भी AS21 आ जाएगा। 15,000 का जैसे ही पॉजिटिव दिखा, AS21 ये कहता है कि जैसे ही अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पॉजिटिव अमाउंट दिखने लगा, मतलब कि प्रॉफिट दिखने लगा, तो सबसे पहले आपको वो अमाउंट भरपाई करना पड़ेगा जो आपसे ट्रांसफ़र हुआ था किसको, होल्डिंग को। ठीक है, मतलब कि आपके जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनस अमाउंट दिख रहा था जिसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया था होल्डिंग को बियर करना पड़ा आपका अमाउंट, उसको पहले भरपाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रॉफिट दिखा सकते हैं। क्योंकि अब तक आपका लॉस उसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सीधी बात से वो लॉस आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, भरपाई करेंगे बेसिकली। तो कहते हैं सर 15,000 आपके पास में जो माइनस है वो यहाँ से हटा देंगे, मतलब कि 15,000 प्लस है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको सर, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पास में कंसोलिडेटेड P&L में होल्डिंग कंपनी को बेसिकली। ठीक है, तो कहते हैं कि सर 21,000 और 36,000 मतलब कि 57,000 आपके पास में लेने थे, 15,000 आपके पास में मिल गया, तो 15,000 माइनस कर देंगे। अब कितने लेने हैं वो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं 57,000 लेने थे, 15 मिल गए, 57 माइनस 15, तो अभी भी आपको कितने लेने बनते हैं, 42,000। तो इसके लिए साइड की एक कॉलम बनाई जहाँ पे आप लिखते चलते हैं कि अब रिमेनिंग कितने लेने। तो ये कॉलम आप बना सकते हैं आप चाहे तो,
या फिर ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइड में कॉलम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास में लेने कितने हैं, 57,000 लेने थे टोटल, 15 मिल गए तो अब 42 लेने हैं आपके पास में। तो ये आपके पास में कैलकुलेशन ईजी रहता है बेसिकली। कॉलम बनाए ना बनाए आपके हाथ में, ऐसे याद रख सकते हैं तो याद रखिए, वरना एक और कॉलम बना दीजिए जहाँ पे कहते हैं टोटल का कॉलम कि अब कितना बचा आपके पास में। ठीक है, तो अब 42 अभी भी लेने हैं आपके पास में। तो अगर आप आगे भी प्रॉफिट होता है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो है प्रॉफिट वापस से खींच लेंगे किस में, होल्डिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में चलेगा। तो ये चीज़ भी क्लियर। तो वापस से क्या चीज़ आ गई सर, नील आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नील, क्योंकि प्रॉफिट पूरे का पूरा कहाँ चला गया, होल्डिंग के पास। और यहाँ पे आपके पास में 50 का प्रॉफिट दिखेगा। वैसे 35 का मिला था लेकिन 50 खींच लिए उस चीज़ के, तो 50,000 यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा कंसोलिडेटेड पीएलए में। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है सर, 5th ईयर का काम खत्म हो गया। 6th ईयर में कहता है 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो 6th ईयर में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया, वापस से 30-70 के रेशियो में बांट दो। कहता है 30,000 और 70,000, वापस AS21 आएगा। कहते हैं कि सर जो पहले का लॉस आपने ट्रांसफ़र किए थे क्या वो भरपाई हो गए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेगा नहीं जी, अभी भी हमें कितना बाकी है देना, 42,000 अभी भी भरपाई करना बाकी है। तो AS21 कहेगा कि आपको जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से पहले भरपाई करो फिर आप कुछ दिखाइए। तो सबसे पहले ये 30,000 वापस से ट्रांसफ़र हो जाएगा किस चीज़ को सर, होल्डिंग को। ठीक है, होल्डिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पास में, और होल्डिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो सीधी सी बात है जो लेने थे उसमें से 30,000 अब कम हो गए, पेमेंट हो गया। तो अभी कितने लेने सर, 42,000 लेने थे, 30,000 मिल चुके, तो अब 12,000 ही सिर्फ और सिर्फ लेने हैं। अब अगले साल अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से 12,000 वापस से ले लेंगे आपके पास में। तो इस साल तो आपके पास में जो है पूरा का पूरा 30,000 कौन ले गया सर, होल्डिंग कंपनी ले गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वापस से क्या बन गया सर, नील। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कंसोलिडेटेड पीएनएल की तो 70,000 तो हिस्सेदारी से मिला, 30,000 खींच लिया इस चीज़ का, तो पूरे का पूरा 1 लाख रुपये यहाँ पे बन जाता है प्रॉफिट। ठीक है, कहता है कि आगे भी 1 साल है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है 7-8। कहता है कि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, 30-70 के रेशियो में बांट दो सबसे पहले कहता है। तो 30-70 के रेशियो में बांट देंगे 1,50,000, 30% 70%, वापस से AS21 आ जाएगा। कहता है प्लस दिखा रहे हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्लस अमाउंट दिखा रहे हो। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या ऐसा कोई अभी भी अमाउंट बाकी है जो आपने ट्रांसफ़र किया हो होल्डिंग को और भरपाई ना हुआ हो। आंसर इज़ यस। अभी भी कितना बाकी है सर, 12,000 आपके पास में बचा है ऐसा जो अभी भरपाई नहीं हुआ है। तो कहते हैं सबसे पहले वो भरपाई करिए, उसके बाद जो भी अगर अमाउंट बचे तो उसे दिखाइए। कहता है कि सर आपके पास में तो 45,000 बचा हुआ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्लस अमाउंट प्रॉफिट। कहता है कितना भरपाई करना है, 12,000। तो 12,000 सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दो किसको, होल्डिंग को, ताकि यहाँ पे चीज़ भरपाई हो जाए और अब लेने कोई नहीं बनते। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट से पास से कोई लेने नहीं बनते, तो बाकी का जो भी अमाउंट रहा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी होल्डिंग कंपनी को कुछ लेना नहीं बनता, अब जो भी है चीज़ें आपके पास में ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो अब आपके नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं अगर होता तो अब से वापस से जो रेगुलर बेसिस पे चलता है वैसे चलेगा 30-70, क्योंकि अब कुछ ट्रांसफ़र करना बन नहीं रहा है। ठीक है, तो अब काम ख़त्म हो चुका है इस साल से। तो अब जो भी प्रॉफिट होगा आपके पास में 30-70 में बांटना है और कोई ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि अब कुछ लेना नहीं है आपके पास में, नील हो गया। ठीक है, जितना लॉस लेना बन रहा था आपके पास में लॉस ट्रांसफ़र होके आपने जो है उसे भरपाई कर दिया है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये पूरा का पूरे सिंपल सा क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 4, सिंपल सी बात कर रहा था आपके पास में। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती। लास्ट में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की आपने जो है यहाँ पे मॉड्यूल में कॉलम बनाई। बेसिकली उसकी कॉलम ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपके पास में स्टार्टिंग में जब एक्वायर करते हैं उस टाइम पे जो अमाउंट रहता है वही रहता है, उसमें तो कोई चेंजेस करना नहीं है आपके पास में। तो कॉलम बनाएंगे तो सीधी सी बात है, अमाउंट बस कॉपी पेस्ट करते जानी हर साल। ठीक है, और नहीं बनाते हैं तो सिंपली एक आपके पास में ऊपर वर्किंग नोट दिखा देना कि हर साल आपके पास में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो सेम ही रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ही क्या होता है, जब आपने परचेज़ किया तो उसमें आपकी गुडविल हुई या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये हर साल थोड़ी ना कोई कैलकुलेट होना है, जब परचेज़ करते हैं तब होता है आपके पास में। तो हर साल तो वही रहेगा गुडविल आपके पास में जो भी आपके पास में निकल के आए। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है। तो अगर एक वर्किंग नोट दिखा के यहाँ पे बता दीजिए कि हर साल जितने भी साल है उतने साल में ये फिक्स रहेगा, या फिर एक कॉलम बना के हर साल यही कॉपी पेस्ट करते रहिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं।